हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको केंद्रक के बारे में आपसे चर्चा की और आपको बताया कि केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज आर्किड पादप की मूल की कोशिकाओं में की। इसके पश्चात हमने आपको कैरियोलॉजी के बारे में आपसे चर्चा की कि कैरियोलॉजी क्या है। कैरियो का अर्थ होता है कैरियन, कैरियोलॉजी, कैरियो का अर्थ होता है कैरियन जिसका अर्थ होता है न्यूक्लियस, और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी, जिसमें केंद्रक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि यानी कि केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इनकी उपस्थिति के ऊपर चर्चा की थी और आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो अस्पष्ट प्रकार का होता है और केंद्रक झिल्ली का उसमें क्या होता है, अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। इनमें डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, नग्न अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के केंद्रक को केंद्र का न्यूक्लियोइड या जीनधर या जीनोफोर या इसे क्या कहा जाता है, पूर्व केंद्रक या प्रोकैरियोन के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और झिल्ली युक्त पाया जाता है। इनमें केंद्रक जो होता है उस केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, झिल्लियां पाई जाती हैं, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर क्या है, पाई जाती है। देखिए, इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि स्तनधारियों की लालुद्र कणिका और आवर्त बीजी पादपों की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इसके बाद हमने बात की थी केंद्रक की संख्या। सामान्यतः एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया, पैरामीशियम की कोशिकाओं में दो केंद्रक पाए जाते हैं, उपास्थि की कोशिकाओं में भी दो केंद्रक पाए जाते हैं। कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे क्लेडोफोरा है, वाउचीरिया है, एल्बुगो नामक एक कवक होता है या म्यूकर कवक होता है, उनके अंदर एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की थी केंद्रक की साइज के बारे में। केंद्रक का जो व्यास होता है वो 5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन होता है। इसके बाद हमने बात की थी केंद्रक के आकृति के बारे में, केंद्रक की शेप के बारे में। केंद्रक का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है या अंडाकार होता है। केंद्रक चपटा और लंबा भी हो सकता है। केंद्रक का आकार घनाकार भी हो सकता है। केंद्रक का आकार बहुभुजाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बहुभुजाकार भी केंद्रक का आकार क्या है, हो सकता है। देखिए, केंद्रक का जो आकार होता है वो गुणसूत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा, कोशिका द्रव की मात्रा पर भी केंद्रक का आकार क्या करता है, निर्भर करता है। केंद्रक और कोशिका द्रव के निश्चित अनुपात को, केंद्रक और कोशिका द्रव के निश्चित अनुपात को केंद्रक द्रव्य गुणांक या केंद्रक कोशिका द्रव्य गुणांक कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। हार्टविंग नामक वैज्ञानिक ने इसे निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया है, NP बराबर VN/VC माइनस VN। इसके बाद हमने आपसे बात की थी केंद्रक की संरचना। आपको बताया कि केंद्रक की संरचना के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे कैरियोथिका के नाम से भी जाना जाता है।
दूसरा पोर्शन होता है जिसे कहा जाता है केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोलस के नाम से क्या है जाना जाता है, ये न्यूक्लियोलस होता है। तीसरी जो संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दी है जिसे कहते हैं केंद्रक द्रव, और सबसे अंत में जो संरचना यहाँ पर दिखाई गई है उसे कहते हैं गुणसूत्र जाल या क्रोमैटिन नेट के नाम से उसे जाना जाता है। तो आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है केंद्रक की संरचना। ठीक है, देखिए केंद्रक की संरचना पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अभी। तो केंद्रक की जो संरचना होती है ये आप देख रहे हैं, सबसे भारी आवरण होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक को चारों ओर से एक झिल्ली ने घेर रखा है जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसे कहा जाता है। ठीक है, ये केंद्रक झिल्ली जो होती है, मैं आपको बता दूं, केंद्रक जो झिल्ली होती है या केंद्रक के अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो दो झिल्लियों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। कितनी झिल्लियों से मिलकर के बनी होती है, दो झिल्लियों से मिलकर के बनी होती है। ये इस केंद्रक की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसे बाहरी झिल्ली कहते हैं, और ये कौन सी झिल्ली होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली को हमने यहाँ पे लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, और यह आंतरिक झिल्ली को क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि केंद्रक जो होता है वह भी दोहरी कला के द्वारा, दोहरी झिल्ली के द्वारा क्या होता है, परिबद्ध रहता है, घिरा हुआ होता है। देखिए केंद्रक झिल्ली यानी कि बाहरी केंद्रक झिल्ली और ये आंतरिक केंद्रक झिल्ली, ये दोनों झिल्लियों की जो मोटाई होती है वो कितने आर्मस्ट्रांग होती है, 75 आर्मस्ट्रांग होती है। बाहरी केंद्रक झिल्ली और आंतरिक झिल्ली जो होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रांग होती है। ये केंद्रक झिल्ली जो होती है वो प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है, यानी कि इस केंद्रक झिल्ली की जो संरचना होती है वो किसके समान होती है, प्लाज्मा झिल्ली के कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये केंद्रक झिल्ली क्या काम करती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है ये क्या है कि केंद्रक के अंदर भरे हुए केंद्रकीय पदार्थ होता है, और ये केंद्रक के बाहर क्या होता है, यहाँ पे कोशिका द्रव होता है। तो ये केंद्रक झिल्ली क्या करती है, केंद्रक के अंदर जो केंद्रकीय पदार्थ होते हैं उन केंद्रकीय पदार्थों को ये केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव से क्या करती है, पृथक रखती है, उनको अलग रखती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो केंद्रकीय पदार्थों को कोशिका द्रव से कैसे रखती है, अलग बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, देखिए ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है, दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है, दोनों झिल्लियों के जो मध्य में जो स्थान होता है, इस स्थान को परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं। इस स्थान को कौन सा स्थान कहते हैं, परिकेंद्रकीय स्थान कहा जाता है, केंद्रकीय स्थान कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से इसे जाना जाता है। और इस परिकेंद्रीय स्थान की जो यहाँ पर जो चौड़ाई होती है, ठीक है, यानी कि हम कहें सीधे शब्दों में बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की जो बीच की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 500 से लेकर के 800 होती है। या और भी हम सीधे शब्दों में कहें कि परिकेंद्रकीय स्थान के जो व्यास होता है, परिकेंद्रकीय स्थान का जो व्यास होता है वो 500 से लेकर के 500 से लेकर के 800 आर्मस्ट्रांग होता है। ठीक है, देखिए ये केंद्रक की जो बाहरी सतह होती है ये कैसी होती है, खुरदरी होती है। क्यों होती है बाहरी सतह खुरदरी, क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। केंद्रक की बाहरी जो झिल्ली होती है उस पर राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर ये केंद्रक झिल्ली है और ये भी केंद्रक झिल्ली है। केंद्रक झिल्ली के मध्य में ये क्या दिखाई दे रहे हैं, आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या कहेंगे, केंद्रक के छिद्र के नाम से, या इन्हें न्यूक्लियर पोर के नाम से क्या है, इन्हें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियर पोर के नाम से
यानी कि केंद्रक झिल्ली के अंदर, केंद्रक झिल्ली जो होती है उसमें जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और इन छिद्रों को केंद्रकीय छिद्र या न्यूक्लियर पोर के नाम से इन्हें क्या है, जाना जाता है। न्यूक्लियर पोर के नाम से क्या है, जाना जाता है। इज इट राइट? ये आपको अगर हायर स्टैंडर्ड में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपको बता दें कि न्यूक्लियर झिल्ली जो होती है, केंद्रकीय झिल्ली जो होती है, इसके अंदर, केंद्रकीय झिल्ली के अंदर जो केंद्रकीय छिद्र होते हैं, इनकी संख्या कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है, उसकी कार्यकी पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी कि केंद्रकीय जो छिद्र हैं उनकी संख्या जो होती है वो कोशिका के प्रकार पर निर्भर करती है, और दूसरा किस पर निर्भर करती है, उसकी कार्यकी पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। आप देखिए यहाँ पर जो छिद्र होते हैं, ठीक है, इन छिद्र जो प्रत्येक जो छिद्र होता है उस छिद्र के अंदर क्या पाया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में एक जटिल संरचना पाई जाती है। प्रत्येक छिद्र के अंदर कॉम्प्लेक्स के रूप में एक जटिल संरचना यहाँ पर पाई जाती है। इस तरीके से मैं एक जटिल संरचना आपको बेलनाकार संरचना यहाँ पर दिखा रहा हूं। तो प्रत्येक जो केंद्रकीय छिद्र होता है उसमें एक क्या पाई जाती है, जटिल संरचना पाई जाती है। और ये जटिल संरचना होती है वो कैसे आकार की होती है, बेलन के आकार की होती है। कैसी होती है, बेलन के आकार की होती है। आपको बता दो इसका जो विस्तार होता है वो बाहर की ओर तो किसकी ओर होता है, बाहर की ओर तो मैं आपको बता दूं कोशिका द्रव तक होता है। बाहर की ओर इसका विस्तार किधर होता है, कोशिका द्रव की ओर होता है, और अंदर की तरफ इसका विस्तार जो होता है केंद्रकीय छिद्र का, वो केंद्र द्रव की ओर होता है या केंद्रीय पदार्थ की ओर होता है। केंद्रक द्रव की ओर होता है या केंद्रकीय पदार्थों की ओर होता है। क्लियर बात है? देखिए इस संरचना को एन्युलस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, एन्युलस भी कहा जाता है। आपसे कहा जाए कि एन्युलस किसे कहते हैं, तो आपको बता दिया है कि केंद्रक झिल्ली के मध्य में जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। इन प्रत्येक केंद्रीय छिद्र के अंदर एक, यानी कि प्रत्येक केंद्रीय छिद्र के अंदर एक जटिल संरचना पाई जाती है जो बेलन के आकार की होती है। इस संरचना का, ठीक है, विस्तार जो होता है बाहर की तरफ कोशिका द्रव की ओर होता है, और अंदर की तरफ किस ओर होता है, केंद्रक द्रव की ओर होता है, या हम केंद्रकीय पदार्थ की ओर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एन्युलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन्युलस कहा जाता है। तो हमने आपसे बात कर लिया है केंद्रक झिल्ली के बारे में, ठीक है। केंद्रक झिल्ली मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बाहर की ओर संरचना पाई जाती है झिल्ली नुमा संरचना के रूप में, जो क्या काम करती है, केंद्रकीय पदार्थों को कोशिका द्रव से क्या करती है, अलग रखने में सहायक होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो दो झिल्लियों से बनी होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ये प्लाज्मा झिल्ली की तरह कार्य करती है। इसका व्यास, दोनों झिल्लियों का व्यास 75 आर्मस्ट्रांग होता है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को परिकेंद्रकीय स्थान कहते हैं, ठीक है, जिनका व्यास 500 आर्मस्ट्रांग से 800 आर्मस्ट्रांग होता है, ठीक है। बाह्य झिल्ली जो होती है उस पर राइबोसोम के कण पाए जाने के कारण ये कैसे दिखाई देती है, हमें खुरदरी दिखाई देती है, ठीक है। कैसी होती है, खुरदरी होती है। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर भरा हुआ केंद्रक द्रव के बारे में हम बात कर रहे हैं। केंद्रक के अंदर क्या भरा होता है, एक सघन द्रव पदार्थ क्या होता है, भरा होता है, सघन द्रव पदार्थ। और ये द्रव पदार्थ भी कैसा होता है, अर्ध तरल पदार्थ के रूप में भरा होता है। ये अर्ध तरल पदार्थ कैसा होता है, पारदर्शी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली के अंदर की ओर क्या भरा होता है, एक सघन अर्ध तरल पारदर्शी पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है, या उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, या उसे कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। केंद्रक जो द्रव होता है वो मोस्टली सॉल अवस्था के अंदर पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है, सॉल अवस्था के अंदर पाया जाता है। पदार्थ की मोस्टली दो अवस्थाएं होती हैं, एक सॉल अवस्था होती है, दूसरी कौन सी अवस्था होती है, जैल अवस्था होती है।
तो यहाँ पर केंद्रक द्रव होता है वो सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाया जाता है? सॉल अवस्था में पाया जाता है, जो आवश्यकता के अनुसार जैल अवस्था में भी क्या है? बदल जाता है। ये केंद्रक द्रव होता है वो सॉल अवस्था में पाया जाता है, परंतु जब आवश्यकता होती है तो ये जैल अवस्था के अंदर भी क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इस केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन जाल क्या है? पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल जो होता है वो केंद्रक द्रव के अंदर ही क्या है? पाया जाता है, निलंबित रहता है। इस केंद्रक द्रव के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं और न्यूक्लिक अम्ल क्या है? पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव में प्रोटीन है, फास्फोरस है और न्यूक्लिक अम्लों का मिश्रण क्या है? पाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि केंद्रक द्रव जो होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव जो होता है इसमें जो भरा हुआ तरल, अर्ध तरल, पारदर्शी जो पदार्थ होता है जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं, ये केंद्रक द्रव जो होता है वो कोशिका विभाजन की क्रिया के समय या कोशिका विभाजन के दौरान तुर्क के निर्माण की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। स्पिंडल के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तो केंद्रक द्रव्य कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान तुर्क के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायक होता है, डीएनए रिप्लिकेशन में सहायक होता है, साथ में आरएनए के अनुलेखन की क्रिया में भी क्या होता है? सहायक होता है। डीएनए की पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, और आरएनए के अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। भाई पुनरावृत्ति में आपको बता दूं डीएनए के समान ही एक मूल डीएनए है, ठीक है, उस मूल डीएनए के समान दूसरी अगर प्रति बन जाए तो वो क्या कहलाती है? पुनरावृत्ति की क्रिया कहलाती है। और डीएनए से किसका निर्माण हो जाए? आरएनए का निर्माण हो जाए तो वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? अनुलेखन की क्रिया कहलाती है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में पुनरावृत्ति और अनुलेखन बता दिया है। मूल डीएनए से यदि दूसरा डीएनए या मूल डीएनए से उसके समान प्रति बन जाए, मूल डीएनए से डीएनए की अगर नई प्रति बन जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पुनरावृत्ति कहते हैं। और अनुलेखन डीएनए से ही आरएनए के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। और एक शब्द और है अनुवादन, ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अनुवादन की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? अनुलेखन की क्रिया कहते हैं। तो ये केंद्रक द्रव जो होता है ये भी डीएनए के पुनरावृत्ति में सहायक होता है और आरएनए के अनुलेखन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो ये आप संरचना यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं हम केंद्रिका या इसे न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। देखिए केंद्रिका की खोज मैं आपको बता दूं 1741 ईस्वी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फोंटाना। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज 1741 ईस्वी के अंदर की। 1741 में फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने इस केंद्रिका की क्या की थी? खोज की थी। और 1741 के बाद 1840 में एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बॉमन। बॉमन नामक वैज्ञानिक ने इस केंद्रिका को, बॉमन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में, बॉमन नामक वैज्ञानिक ने 1840 में इस केंद्रिका को क्या नाम दिया? न्यूक्लियोलस नाम दिया। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस नाम किसने दिया? बॉमन नामक वैज्ञानिक ने दिया। कब दिया? 1840 में। तो केंद्रिका को न्यूक्लियोलस नाम जो दिया गया था वो बॉमन नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं केंद्रिका जो होती है ये केंद्रिका है जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। ये एक गोलाकार संरचना के रूप में पाई जाती है, ठीक है। गोलाकार नहीं तो ये अंडाकार संरचना के रूप में भी कुछ कोशिकाओं में पाई जाती, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो ये गोलाकार या अंडाकार क्या है? दिखाई देती है, या गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में क्या है? पाई जाती है। आपको मैं बता दूं जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में ये केंद्रक झिल्ली क्या हो जाती है? केंद्रिका क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है।
कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान, और कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में? प्रोफेज प्रावस्था में। कोशिका विभाजन की प्रोफेज प्रावस्था में ये क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। परंतु जैसे ही कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था आती है, उस टीलोफेज अवस्था के अंदर इसका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। यानी कि प्रोफेज, कोशिका विभाजन की प्रोफेज अवस्था में ये केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। परंतु जैसे ही टीलोफेज अवस्था आती है, जैसे ही कोशिका विभाजन की टीलोफेज अवस्था आती है, वैसे ये क्या होता है भैया? ये जो केंद्रिका होती है ये दोबारा से दिखाई देने लग जाती है, रीअपियर हो जाती है, पुनः प्रकट होने लग जाते हैं, पुनः क्या है? दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, देखिए कोशिका की जो इंटरफेज अवस्था होती है उसमें आप इस केंद्रिका को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि कोशिका की किस अवस्था के अंदर केंद्रक को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो इंटरफेज अवस्था में केंद्रिका को स्पष्ट रूप से क्या है? देखा जा सकता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि इस केंद्रिका की संरचना के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में? केंद्रिका की संरचना के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केंद्रिका की संरचना। केंद्रिका की संरचना नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, केंद्रिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, केंद्रिका की संरचना। देखिए केंद्रिका की संरचना हम आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये केंद्रिका की संरचना है जो हम आपको यहां पर बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। केंद्रिका की जो संरचना होती है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। केंद्रिका की संरचना के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं दानेदार भाग के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलर, ठीक है। देखिए दानेदार भाग कहां पर होता है? ये केंद्रिका होती है और केंद्रिका का ये भाग जो कहलाएगा वो परिधीय भाग कहलाएगा। कौन सा भाग कहलाएगा? परिधीय भाग कहलाएगा। और ये परिधीय भाग पर क्या पाई जाती है? इस तरीके से दाने के आकार की क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दानेदार भाग के बारे में बात करते हैं हम। पहला भाग है केंद्रिका की संरचना का जिसका नाम है दानेदार भाग, ठीक है। तो केंद्रिका के जो परिधीय भाग होता है उस परिधीय भाग पर दाने के आकार की संरचना पाई जाती है। अर्थात केंद्रिका का परिधीय भाग दाने से क्या होता है? दाने की आकार की संरचनाओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। और इनका व्यास लगभग कितना होता है? 150 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर के 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इस दानेदार संरचना का जो व्यास होता है वो 150 से लेकर के 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और ये दानेदार जो भाग होता है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से क्या होता है? बना होता है। किससे बना होता है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से क्या होता है? बना हुआ होता है। क्लियर? तो दानेदार भाग के बारे में मैंने बात कर ली कि केंद्रिका का जो परिधीय भाग होता है वो दाने के आकार का होता है जिसका व्यास 150 से 200 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है और ये राइबो प्रोटीन से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। दूसरा है रवाहीन, रवाहीन या एक्स्टलीय। रवाहीन या एक्स्टलीय पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं।
देखिए रवाहीन या अक्रिस्टलीय पदार्थ आप देख रहे हैं, केंद्रिका के जो आंतरिक भाग होता है, ठीक है, उस आंतरिक भाग के अंदर रवाहीन या अक्रिस्टलीय पदार्थ क्या है, पाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रिका के आंतरिक भाग के अंदर, अंदर वाले भाग के अंदर दानेदार और रेशेदार संरचनाएं पाई जाती है। दानेदार और कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, रेशेदार संरचना पाई जाती है। ये दानेदार और रेशेदार जो संरचना होती है उन्हें रवाहीन क्रिस्टलीय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। और ये किससे बने होते हैं, रवाहीन और अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तीसरी संरचना में आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहे हैं, देखिए इस तरीके की संरचना आपको हम जगह जगह बना रहे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं तंतुक या रेशेदार भाग, तंतुक या रेशेदार भाग, फाइब्रस पोर्शन के नाम से इसे जाना जाता है। ये तंतुक या रेशेदार भाग होता है। ये तंतुक और रेशेदार भाग भी किससे बना होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, जो दानों से क्या हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। किससे रूपांतरित हो जाते हैं, दानों से क्या होता है, रूपांतरित होते हैं। और इनका व्यास जो होता है वो 50 से लेकर के 80 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। इनका व्यास कितना होता है, 50 से लेकर के 80 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो ये दानेदार संरचना हो गई। ये मैंने आपको बता दिया रवाहीन क्रिस्टलीय पदार्थ हो गए। और ये दानेदार जो है वो पदार्थ रूपांतरित हुए और लंबे तंतुनुमा, धागेनुमा, रेशेनुमा संरचना में परिवर्तित हो गए। उन्हें कहते हैं तंतुक या रेशेदार। और इनका व्यास 50 से लेकर के 80 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है। ये भी किससे बने होते हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। इनकी संरचना लंबे तंतुओं के रूप में क्या है, पाई जाती है। और सबसे अंतिम जो भाग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो है केंद्रीय क्रोमेटिन। केंद्रीय क्रोमेटिन, केंद्रीय क्रोमेटिन पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए इस तरीके की संरचना हम आपको दिखा रहे हैं, स्पेशली संरचना दिखा रहे हैं। इस तरीके की संरचना आप देख रहे हैं, यानी कि केंद्रिका का जो आंतरिक भाग होता है उस आंतरिक भाग के अंदर, ठीक है, केंद्रिका का आंतरिक भाग और थोड़ा सा क्या होता है, परिधीय भाग। केंद्रीय और परिधीय जो भाग होता है वहां पर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। कौन सा जाल पाया जाता है, क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। अब बाहर की तरफ भी पाया जाता है, यानी कि परिधि की ओर भी पाया जाता है, और कहां पर पाया जाता है, अंदर की तरफ भी पाया जाता है। तो केंद्रिका की परिधि की ओर जो पाया जाने वाला जो क्रोमेटिन जाल होता है उसे कहते हैं परिधीय क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और केंद्रक किस में पाया जाए, केंद्रीय भाग में। ठीक है, तो हम बता दें केंद्रिका के केंद्रीय भाग में, केंद्रिका के केंद्रीय भाग में क्रोमेटिन पदार्थ जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक या केंद्रीय क्रोमेटिन जालक के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। इनका जो व्यास होता है वो लगभग आपको बता दूं 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और ये मोटे मोटे तंतुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो केंद्रिका की संरचना के कितने भाग होते हैं, 4 भाग, दानेदार भाग, रवाहीन या अक्रिस्टलीय भाग, तंतुक या रेशेदार भाग, और चौथा जो भाग हो गया वो है केंद्रीय क्रोमेटिन। ठीक है, केंद्रीय क्रोमेटिन भी 2 प्रकार का पाया जाता है। एक परिधि की ओर पाया जाता है जिसे कहते हैं परिधीय क्रोमेटिन जालक, और दूसरा केंद्र में पाया जाता है उसे कहा जाता है केंद्रीय क्रोमेटिन जालक कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त हुई। हमने आज केवल केंद्र की संरचना के 3 पोर्शनों पर ही आपसे चर्चा की है। पहला है केंद्रक झिल्ली, दूसरा था केंद्रक द्रव जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और तीसरा है केंद्रिका की संरचना। केवल ये 4th पॉइंट शेष रह गया है जिसका नाम है गुणसूत्र जाल या क्रोमेटिन जाल के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम कल जो पढ़ाएंगे आपको केंद्रिका के कार्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद गुणसूत्र जाल, और गुणसूत्र जाल में हम गुणसूत्र की संरचना पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना।
थैंक्स वेरी मच।